हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अब तक हमने सुना रेंसन ने विंग की किडनैपिंग कर ली थी और उसे अपनी पास्ट की मेमोरी भी याद आने लगी थी। वो पहले गुसु का प्रिंस रंग वंगजी हुआ करता था और उसकी मदद एक विच ने की थी जिसके प्यार में वो पड़ चुका था। वो ये बात भूल चुका था। उसे एल्डर ने कोई टास्क दिया था। वो तो विच को इम्प्रेस करने में लग चुका था। विभूषण जो हजारों साल से अकेला रहता आया है वो आगे भी रह सकता था, पर वांगजी उसे जिस तरह के सपने दिखा रहा था विभूषण उस बारे में सोचने लगता है कि वो सच में एक फैमिली की इच्छा कर सकता है। क्या विच भी कभी मैनेज कर सकते हैं? उसने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी एकांतवास में बिताई है, इसलिए वो वांगजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मगर वांगजी उसे इम्प्रेस करने के लिए काफी एफर्ट कर रहा था। विभूषण के तो हार्ट में उसके लिए पहले से सॉफ्ट कॉर्नर था और वांगजी को इतना एफर्ट करता देख उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो इतने सालों से रोनी था और वांगजी उसके लिए इतना एफर्ट कर रहा है तो वो और वांगजी को इग्नोर नहीं कर सकता। और उसे एक्सेप्ट ना करने की एक्चुअली वजह यह थी वो कभी भी अपनी वर्चुअलिटी खो नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी हजारों साल की तपस्या भंग हो जाएगी। वो इमोर्टल नहीं रहेगा, वो बस एक मामूली सी विच बन जाएगी। इसलिए वो वांगजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मगर अब उसे इस चीज की परवाह नहीं है। वो बस अब वांगजी को चाहती है। विभूषण जो वांगजी को पसंद करता था उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो दोनों साथ रहते थे और अपनी ही दुनिया में खुश रहते थे। वांगजी अक्सर पेड़ों की छांव में बैठा विभूषण के लिए कोचिंग प्रे किया करता था, उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताता था और विभूषण उसकी बातें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनता था। उसे वांगजी की स्टोरी काफी अच्छी लगती थी, पर वांगजी का अब इन सारी चीजों से दिल भर चुका था। उसे अपनी बाहर की दुनिया और अपनी बहनों की याद आने लगी थी। वहाँ पर वो बिना किसी दिक्कत के अपनी लाइफ जीता था और यहाँ एक आम सी लाइफ जिसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसे परेशानी होती थी, पर वो विभूषण के कारण उन सबको एक्सेप्ट किया करता था। मगर वो अब इन सब चीज़ों से थक चुका था और वो वहाँ से जाना चाहता था, मगर विभूषण वो जगह को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो एक विच है और बाहर की दुनिया उसे किस तरह से ट्रीट करेगी ये सोचकर विभूषण कभी उस जगह से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वांगजी ने वहाँ रहने का फैसला किया था, मगर अब वो उब चुका था और अब उसे बाहर लौटना था। इसलिए वो विभूषण को बहाना करता है। उसे अब अपने परिवार वालों की याद आने लगी है, इसलिए वो अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है। विभूषण उसे जाने की परमिशन तो देना नहीं चाहता था, मगर वो वांगजी की इच्छा का सम्मान करता था। इसलिए वो वांगजी से कहता है वो उसका यहाँ इंतजार करेगा। अगर वांगजी अपने परिवार से मिलना चाहता है तो विभूषण उसे कभी नहीं रोकेगा। वांगजी इस बात पर खुश हो जाता है और वो विभूषण से कहता है वैसे तो वो जल्दी वापस नहीं लौटेगा, पर जाने से पहले वो विभूषण को अच्छे से सेटिस्फाई करके जाएगा और उसके ऊपर से उसका मार्क फिट होने से पहले उसके पास जल्दी वापस लौट आएगा। ऐसा कहने के बाद तो वो लव बिगिन शुरू कर देता है और उनकी वो नाइट कभी रोमांटिक बीतती है। नेक्स्ट डे वांगजी महल वापस लौट जाता है और इसके बाद विभूषण की समय अकेले ही बीतने लगते हैं। वो वांगजी को काफ़ी मिस करता है और बस उसका इंतजार करते रहता है, पर वांगजी उसके पास वापस लौट कर नहीं आता। और अब विभूषण पूरी तरह से निराश हो चुका था क्योंकि अब तो 7 साल होने को आए थे। अब विभूषण से सबर नहीं होता और वो अपनी पावर के इस्तेमाल से वांगजी के बारे में पता लगाने के बारे में सोचता है। उससे पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था, मगर उसे पहले लगा अपनी पावर का ये गलत से इस्तेमाल होगा, इसलिए उसने ये सोचकर इस बात को टाल दिया था। पर अब उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ा। वो अपनी किसी टेक्निक की मदद से वांगजी को देख लेता है और उसे देखने के बाद विभूषण के फेस में प्यारी से स्माइल आ जाती है, पर उसकी ये स्माइल भी फेड हो जाती है जब वो वांगजी के साथ किसी लेडी को देखता है। उसे देखने के बाद विभूषण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जिस पोर्टल की मदद से वांगजी को देख रहा था वो उस पोर्टल को उस जगह से तबाह कर देता है। अब उसका मैन बेचैन हो गया था, इसलिए अब आखिरकार वो इस फॉरेस्ट की जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और वांगजी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। सब कुछ जानने के बाद विंग को बहुत हर्ट होता है क्योंकि वांगजी ने उसे धोखा दिया है। उसने स्टार्टिंग से उसे धोखा दिया है। ये बात जानने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था और वांगजी पर गुस्सा भी आने लगा था। एक तो उसने पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसे छोड़कर वो एक दूसरी लेडी के साथ रह रहा है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका पूरी तरह से खून खौल रहा था। उसे वांगजी से एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, नहीं तो वो उसे तबाह कर देगा। वो उससे सच में प्यार करता था, उसके लिए उसने अपनी हजारों साल की तपस्या भंग कर दी। तो आखिर वांगजी उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? क्या वो उसे एक बार भी पलट कर नहीं देख सकता था? उसकी लाइफ में क्या उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है?
विभूषण को अपने सवालों के जवाब जानने थे, इसलिए वो तो राजमहल की ओर बढ़ चुका था। आज राजमहल के सारे पट खुले थे क्योंकि आज तो नए प्रिंस के आ जाने पर उत्सव मनाया जा रहा था। कभी भव्य अभियोजन चल रहा था। सारी प्रजा अपने नए प्रिंस को शुभकामना दे रही थी। उन सबके बीच विभूषण था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो बस वांगजी को एकटक देखा जा रहा था, जो अपने बच्चे के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। पर विभूषण को तो उसकी ये खुशी गवारा नहीं थी, जिसकी बस एक ही वजह थी, क्योंकि उसके बच्चे को अब तक अपने बाप की छाया नहीं मिली है, जो उसके बच्चे उसके साथ अन्याय है। अब विभूषण कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सिर्फ अन्याय सहता रहे, उसे अपनी हक की चीजें लेनी आती है। वांगजी ने जो उसका भरोसा तोड़ा है, उसे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। विभूषण जिसे अपनी रिवेंज का बहुत सवाल था, वो अपना कहर बरसाना शुरू कर देता है। पूरा आसमान काले बादलों से छा चुका था, बिजली कड़कने लगी थी। अचानक क्यों मौसम के खराब होने की वजह से वहां पर पूरी हलचल मच गई थी। सारी चीजें बुरे संकेत की तरफ इशारा कर रही थी। इन सब के बीच क्वीन और प्रिंस के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसे किंग लांगवंगजी अपनी शिल्ड की वजह से अपनी क्वीन और प्रिंस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वो गुस्से से ललकारते हैं, आखिर कौन है, उसे पकड़ो। वहाँ की भगदड़ को संभालते हुए सैनिक तो उस पर्सन को पकड़ लिए थे। वो और कोई नहीं, विभूषण था, जिसने हुडी पहन रखी थी, जो बिना सोचे सैनिकों पर अटैक करने लगा था। वांगजी तुरंत ही विभूषण को अपनी पावरफुल जाल की मदद से उसे कैप्चर कर लेता है और उससे पूछता है, आखिर कौन हो तुम। इस पर विभूषण कहता है, लांगवंगजी, क्या तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना? आखिर मेरे सिवा आखिर कौन हो सकता है जिसे तुमसे बैर हो, तुमसे टक्कर लेने की हिम्मत रखता हो। ऐसा कहकर वो अपनी हुडी हटाता है। वांगजी शौक में कहता है, बनी। इतना सुनते ही तो विंग की आंखें अंगारे से भरी हुई थी। वो बहुत ही गुस्से में था। चारों तरफ से सैनिकों ने उसे अपनी तलवारों की नोक पर रखा हुआ था। वांगजी गुस्से से चिल्लाता है, अपनी तलवार उसके ऊपर से हटा दो। सभी ना चाहते हुए अपनी तलवार हटा चुके थे। वांगजी बिना कुछ सोचे समझे उसे तो हक करने जा रहा था। विभूषण तब अपने कदम पीछे ले लेता है और वो गुस्से से क्वीन और प्रिंस की तरफ देखे जा रहा था। वांगजी को इस बात का एहसास होता है। वो तुरंत ही उन दोनों के बीच एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और विभूषण से कहता है, श्यान, मेरी बात सुना, मुझे समझाने का मौका दो। पर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार स्लैप पड़ता है और उसे स्लैप मारने के बाद तो विभूषण वहां आगे बढ़ने लगा था। मगर वांगजी स्लैप पड़ने के बावजूद विभूषण को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे रोकना चाह रहा था। उसे रोकने के लिए उसकी कलाइयों को वो पूरी तरीके से पकड़ता है और उसे कहने लगता है, विभूषण, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी एक बार बात सुनो। ये सुनकर विभूषण गुस्से से कहता है, आखिर मैं क्या सुनूं? सुनने के लिए आखिर है क्या? मैं अब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। अब तुम मेरी बात सुनो। अब तुम्हें उन सब चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो चीज़ तुमने मुझसे ली है। ऐसा कहकर वो क्वीन और प्रिंस की तरफ देखे जा रहा था। लांगवंगजी तब क्वीन और प्रिंस को वहाँ से जाने को कहता है और विभूषण से कहता है, परिवार पर बुरी नजर डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर तो वो विभूषण को झिंझोर देता है। विभूषण तब उसे स्टे करने लगता है। इस परिवार शब्द ने तो उसके दिल को छुआ था। वो बहुत ही इमोशनली फील कर रहा था। वो अजीब तरीके से वहाँ हंसने लगता है। विभूषण जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था, वो कहने लगता है, ये परिवार शब्द, इस शब्द से कभी तुमने मुझे भी जोड़ा था। तुम मुझसे जुड़े हुए थे, तुम मेरे थे। मगर वांगजी, अब क्या हुआ? मैं क्यों नहीं हूँ तुम्हारे परिवार के हिस्से में? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? वांगजी इस पल अपनी आंखें नीचे कर लेता है। विभूषण जो बहुत ही गुस्से में था, उसे कहता है, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दे रही है। मेरे अंदर नफरत पैदा हो रही है और मेरी इस नफरत का शिकार अब पूरा कुसु होगा। कुसु के किंग, जिस परिवार के तुमने मुझे छोड़ा है ना, उस परिवार को ही मैं तुमसे छीन लूंगा। इस पर वांगजी गुस्से से विभूषण का नाम लेता है। विभूषण भी उसी करक टोन में उसका नाम चलाता है और वहां से वो जाने लगता है। मगर गुस्सो के सैनिक उसका रास्ता रोक लेते हैं। वांगजी कहता है, अब यहाँ तक आ चुके हो तो वापस आने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे पास यही तो शिकायत है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारी यहाँ सारी जरूरत पूरी कर दूंगा। ऐसा कहकर तो वो विभूषण को अपनी बाहों में लेता है। जब वो ऐसा करता है तब तो विभूषण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसे खुद से दूर करता है और उसे स्लैप लगाता है। उसे यकीन नहीं होता वांगजी इतना निहाती बेशरम है। यहाँ उससे माफ़ी मांगने के बजाय वो उससे खिलवाड़ कर रहा है। वही वांगजी को मजीद अब गुस्सा आ गया था। विभूषण ने उसे एक बार नहीं दूसरी बार सभा के बीच उसे थप्पड़ लगाया है। इससे उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई है, उसकी प्राइड को हर्ट हुआ है। तो वो विभूषण को ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था।
उसे अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए विभूषण को सबक तो सिखाना था, तो उसे वो जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता है। विभूषण पता नहीं कैसे वांगजी के सामने खुद को कमजोर पा रहा था। वांगजी उसे चैम्बर में ले आता है और उससे कहता है आखिर इतनी तमाशा करने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें मैं ही चाहिए था तो सीधा बेड चैम्बर में आ जाते। इतना सुनकर तो विभूषण को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। आखिर वांगजी उसे समझकर क्या रखा है। उन दोनों की तो वहाँ बहस शुरू हो गई थी। जब वांगजी ने जो विभूषण को हर्ट कर दिया था वो उस पर कुछ ज्यादा ही डोमिनेट हो चुका था। वो विभूषण को टॉर्चर करने लगा था क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा था विभूषण को उसकी फैमिली पर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था। विभूषण बस अब रोए जा रहा था। वो चाहकर भी वांगजी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वांगजी ने कौन सी जादू शक्ति का कवच बनाया था जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। वांगजी ने काफी समय से विभूषण को कैद करके रखा था, जिसकी वजह से विभूषण काफी ज्यादा परेशान था। उसे अपने बच्चे की याद आने लगी थी, मगर वो चाहकर भी वांगजी को उनके बच्चे के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वांगजी उसके लायक नहीं है। अगर उसे उनके बच्चे के बारे में पता चल गया तो कहीं वो अपने मतलब के लिए उसके बच्चे की बलि न चला दे। इस डर के कारण विभूषण अपने बच्चे का कोई जिक्र ही नहीं करता। लांग वांगजी असीम पावर की चाह में उसकी ब्लड की मदद से डेमोनिक मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारी जादू शक्ति आ चुकी है, मगर उसे इसकी साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता। विभूषण ने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर ना जाने उन एल्डरों ने वांगजी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है, वो तो विभूषण की बातों पर यकीन नहीं करता। हमेशा से वांगजी का उसके करीब आने का मकसद सिर्फ उसकी ब्लड एसेंस को लेना था, जिस टास्क को उन एल्डरों ने उसे दिया था। उसने पहले भी उसका फायदा उठाया, अब भी उठा रहा है। इन सारी चीजों की वजह से विभूषण निराश था और वो बस विंडो से बाहर दिख रहा था। वो विंडो से बाहर अपनी एक फिंगर भी नहीं रख सकता। वो जब भी ऐसा करने की कोशिश करता है तब उसे एक तेज झटका लगता है। इस बैरियर को से बाहर से तोड़ा जा सकता है, जिसके कारण विंग कुछ कर नहीं पा रहा था। जब तक उसकी मदद के लिए कोई आ नहीं जाता तब तक उसे यहाँ रहना ही पड़ेगा। विंग विंडो से बाहर देखता हुआ अपने ख्यालों में घूमता। उसे एहसास नहीं होता वांगजी उसके करीब आकर उसे बैग से हक कर चुका है। उसे तब एहसास होता है जब वांगजी उसकी शोल्डर पर किस करता है, तो वो एक चिढ़ के साथ वांगजी से कहता है, तुम हर रात यहाँ क्यों चले जाते हो? कि मुझे इस तक की कारावास की सजा देना काफी नहीं है, जो मुझे टॉर्चर करने के लिए हर रात अपना मुंह उठाकर चले जाते हो। विंग अपना मुंह फेर कर उसे जलीकटी सुनाने लगता है। वांगजी इसकी चिन को पकड़ के कहता है, और हर बार मुझे इस तरह से बात करना जरूरी है? मैं तो तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, मगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है और माफी गिल्ट के साथ मांगी जाती है, मगर तुम्हें तो कोई गिल्ट नहीं है, तो तुम कौन सी माफी का दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें इतना कुछ बोल चुका हूँ लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आता ही नहीं है, और आखिर तुम मुझे कब तक अपने साथ रखना चाहते हो? मैं तो अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, तो आखिर तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है? जाने क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ जब मर्जी आओ उसके साथ खेलो। विभूषण तो अपनी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन को वांगजी पर चिल्ला कर निकाला था। वांगजी उसे चुप कराने के लिए उसे वॉल पर प्रून करता हुआ कहता है, उफ, तुम्हारे लेक्चर जब शुरू होते तो रुकने का नाम नहीं लेते। उसने विंग के माउथ पर अपनी फिंगर रखी हुई थी। उससे आगे कहता है, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे करीब सिर्फ अपनी मकसद की वजह से आया था, मगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हें अपने साथ रखा है, और दूसरी मैरिज राजसी सत्ता की वजह से की है। विंग उसके हाथ को अपने फेस से हटाता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? मेरे साथ इतना गलत करने के बाद तुम पर मैं ट्रस्ट करूं? मैं इतना भी प्यार में पागल नहीं हूँ जो फिर से तुम्हारी बातों पर आकर तुम्हारी कठपुतली पर जाऊं। तो अपनी इन बातों से तुम अपनी किसी और बीवियों को बहलाना, बस मेरे सामने इन प्यार का नाटक मत करो। उसकी बातें सुनने के बाद वांगजी से कहता है, हुसैन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे एक्शन से तुम हर्ट हो जाओगे, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इंटेंशनली तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मैं क्या करता? उसकी बातें सुनने के बाद तो विभूषण को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद भी उसे उस पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था वांगजी सच में कोई गिल्टी फील करता है। वांगजी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और उसने भी किसी ने पर अपने हाथ रखे थे। उसे कह रहा था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे हर्ट को हर्ट कर दिया। वांगजी तो उसे मनाना चाह रहा था लेकिन उसे एहसास नहीं था उसने और आग में घी डाल दिया था। उसे वांगजी की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वांगजी का उसे हाथ लगाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी यह हरकतें उसे चीप और परवटने लग रही थी। विभूषण की नजर में सिर्फ वांगजी उसका फायदा उठाने ही वाला लग रहा था। वो उसको दूर धक्का दे देता है। मजीद लांग वांगजी खुद पर काबू नहीं रखता। वो बस उसके साथ एंटीबाइट होना चाहता था, इसलिए वो उसे फोर्स करता है। बिना फोर्स के लिए तो विभूषण उसे बिल्कुल भी खुद को हाथ लगाने नहीं देता।
कुछ दिनों से बस ऐसा ही चल रहा था। विभूषण उनकी नाइट की एक्टिविटी के बाद काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपनी आंखें खोलकर जब बेड से थोड़ा उठकर देखता है तो वांग जी अभी रेडी हो रहा था। वांग जी भी उसकी तरफ देखता है और उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। उन दोनों की नज़रें मिलने के बाद विभूषण अपनी नज़रें फेर लेता है। वांग जी अपने अपर पहनते हुए अपनी नाराज गुस्सेल विच की तरफ देख रहा था, जो अब शायद उससे बेहद नफरत करती है। पर वांग जी भी इसमें क्या कर सकता है, वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। इसलिए उसे भी गुस्सा आ जाता है और ना चाहते हुए वो उसे हट कर देता है। वो एक ऑइंटमेंट लेकर उसके पास आता है और उसकी जख्मों पर मलहम लगाने की ट्राई करता है, पर विभूषण खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वो तो वांग जी के हाथों से मलहम लगाना ही नहीं चाह रहा था, पर वांग जी उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और उसकी पूरी बॉडी पर मलहम अप्लाई करने लगता है। विभूषण की पूरी बॉडी में कहीं खरोचने के निशान तो कहीं ऐसे जख्म थे जिन्हें सिखाई करने की जरूरत थी। वांग जी जिन्हें देखकर कहता है, चैम्बर में सारे सामान रखे हैं, तो तुम खुद से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते, या फिर तुम्हें अपने हाथों से ट्रीटमेंट लेने में मजा आता है। ऐसा कहते हुए तो विंग की 40 पर वो हाथ फैला रहा था। विभूषण उस पर कहता है, ये जख्म भी तुमने मुझे दिए हैं, मलहम लगाने के बाद भी तुम मेरे दर्द को कम नहीं कर सकते। वांग जी उसे कुछ बोले बिना बस उसकी तरफ देख रहा था, तो विभूषण खुद को अपने हाथों से ही कवर करने लगता है। उसे तो वांग जी के हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए उसे इस तरह से घूर रहा है। उसके घूरने मात्र से विंग के तो पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और वांग जी के फेस में स्मक आ गया था। वो बड़ी बेदर्दी के साथ विभूषण को बस घूरे जा रहा था। विभूषण को इसे बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हुआ था, माना कि 1000 दफा वांग जी ने उसे ऐसा देखा हो। पर अब विभूषण को वांग जी का उसे ऐसे घूरना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका प्राइड हर्ट होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो हार चुका हो और वांग जी अब चाहे तो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है और विभूषण अब कुछ कर नहीं सकता। और ये फीलिंग सिर्फ विभूषण को गुस्सा दिलाती है। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। उसने एक इंसान की बातें मानी। वो खुद से गुस्सा और वांग जी से नाराज था। वांग जी उसका मुंह बना देख कर उसे अपर पहनाता है और फिर वो विंग की चेकअप कर रहा होता है। उसकी कभी कलाई को छू कर उसे टटोर रहा होता है। तो विभूषण कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कब तक अपने हाथ मेरे पैर पर रखने वाले हो। वो तो बस वांग जी को स्ट्रेक कर रहा था। वांग जी कहता है, बस तुम्हें चेक ही तो कर रहा हूँ। ये सुनकर विभूषण कहते हैं, क्या तुम कोई फिजिशियन हो। वांग जी मुस्कुरा कर कहता है, मैं सारे गुणों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग के कपड़ों को ठीक करता है और विभूषण तब मुंह बनाता है। वांग जी जब भी उसे अच्छे से ट्रीट करता है तो उसका दिल फिर से वांग जी पर आने लगता है। वो वांग जी तो उसके प्रति कुछ ज्यादा ही केयर दिखा रहा था और उसे पूछा था, क्या उसे अजीब सा फील नहीं हो रहा है। अगर उसे कुछ भी अजीब सा फील होता है वो उसे बताए। विंग उसकी इतनी केयर देखकर उससे पूछता है, आखिर तुम्हें कब से मेरी इन छोटी छोटी बातों की फिक्र होने लगी। इस पर वांग जी कहता है, फिक्र तो होगी ना, हम इतनी बार एंटीबायोटिक हुए तो तुम प्रेग्नेंट निकले, तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए। वैसे इतने समय में तो तुम्हारी बॉडी में कोई तो चेंजेस आनी चाहिए, मगर तुम्हें बॉडी के कोई भी चेंजेस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। कि तुम बेबी कंज्यूम नहीं कर सकते। हम पहले भी जब साथ रहते थे तब भी तुम्हें कोई चांस नहीं आए थे। मुझे बताओ, कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे ना बताया हो। विभूषण तो वांग जी को बस वाइल्डली देख रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए सोचता है, उनकी लास्ट एक्टिविटी के बाद से ही उसे पता चला था वो प्रेग्नेंट है, पर इस बात को शेयर करने के लिए वांग जी उसके साथ नहीं था। विभूषण अपनी नाराजगी में फैसला करते हैं वो वांग जी को कभी भी उसकी बेबी के बारे में नहीं बताएगा। वो वांग जी से अपना मुंह फैल कर कहता है, विच कभी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और ना ही अदर फीमेल की तरह उनमें कोई मदर फीलिंग होती है, और ये सब अगर उनके अंदर है तो वो विच कैसी। वांग जी उसके बालों से खेलता हुआ कहता है कि तुम सच कह रहे हो या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। वांग जी को उस पर डाउट था, वो कुछ तो ऐसा छुपा रहा है जो उसे पता होना चाहिए, मगर विभूषण तो अपनी बात पर अड़िग था। वांग जी से कोई भी बातें नहीं करता। उसे तो बस इस बात का इंतजार था जब उसे आज़ादी मिलेगी और वो वांग जी को पनिश करेगा। उसने जिस तरह से गलत तरीके से अपनी पावर हासिल की है, उसकी पावर उस पर ही बाउंस बैक होगी, तब उसके पास चांस होगा और विभूषण को जल्द ही वो चांस मिल भी जाता है। उसे जिस बैरियर ने रोक रखा था वो बैरियर टूट जाता है और उस बैरियर को तोड़ने वाली और कोई नहीं वांग जी की क्वीन थी जो विभूषण की मदद के लिए आई हुई थी। विभूषण को पूरा यकीन था वांग जी की पावर उस पर ही हावी होने की कोशिश करेगी और तब उसके पास चांस होगा, पर उसके पास ये चांस जल्दी आ जाएगा, उसने ये नहीं सोचा था। गुस्सो की क्वीन अब विभूषण को बताने लगती है कैसे किंग खुद की पावर पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने काफी सारे लोगों को हर्ट कर दिया है। इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ विभूषण है जो उन्हें संभाल सकता है। क्वीन तो विभूषण के सामने नील डाउन हो चुकी थी और किंग से उन्हें बचाने को कह रही थी क्योंकि किंग तो उन्हें ही मारने को आगे बढ़ चुका था।
वो जैसे जैसे अपने और अपनी बच्ची की जान बचाकर यहाँ आई है, वो उसके और किंग के रिश्ते के बारे में पहले से जानती है। किंग ने उसके बारे में उन्हें सब कुछ बताया था। कहने के लिए तो वो क्वीन है, लेकिन असल में क्वीन तो वो है, वो उनकी फर्स्ट वाइफ है। तो वो अब अपनी जगह संभाले। विंग उसे आगे कुछ भी कहने से मना करता है। उससे ना तो पहले कोई फर्क पड़ता था, ना भी फर्क पड़ता है। उसे तो सिर्फ वांगजी से नाराजगी थी, और वांगजी ने उसके साथ जो कुछ किया उसका रिवेंज लेना था। अब जबकि उसको मौका मिला है तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो वो क्वीन से कहता है अब से उसका बेटा अगला किंग बनने का, क्योंकि वांगजी अब इस लायक नहीं रहेगा वो सत्ता संभाल सके। क्योंकि अब मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा, ना ही वो जिंदा कहलाएगा ना ही मरा हुआ, और यही वांगजी की पनिशमेंट होगी। और वेवो-सन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही वांगजी के साथ किया था। उसने उसे ऐसा कर्ज दिया था जिसकी वजह से वांगजी की बॉडी से उसकी सोल बाहर आ गई थी, और वेवो-सन ने उसकी बॉडी को एक तरह से डॉल में कन्वर्ट कर दिया था और उसे सील करके दफन कर दिया था, ताकि कभी भी वांगजी अपनी बॉडी को हासिल ना कर पाए। और अपने ज्ञान की वजह से उसने वांगजी को एक भटकती हुई आत्मा बना दिया था, ऐसी आत्मा जो चाह कर भी अपना पुनर्जन्म नहीं ले सकती। क्योंकि वांगजी पूरी तरह से मरा नहीं था, उसकी बॉडी अभी भी सांस लेती थी। वो तो वेवो-सन ने उस पर जो खर्च किया है उसकी वजह से वांगजी अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं पा सकता। वेवो-सन ने उसकी बॉडी की ऐसे स्टेज में ला के रख दिया था उसे। तब वांगजी उससे माफी मांगने लगता है और उससे काफी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर से ऐसा कर्ज हटा दे। मगर वेवो-सन को तो उसके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। वो उससे कहता है जितना उसने उसे टॉर्चर किया है उस हिसाब से तो उसने तो वांगजी को कोई भी कष्ट नहीं दिया, उसने सिर्फ वांगजी को पावरलेस किया है। वांगजी तब उससे कहने लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस वेवो-सन उसे माफ कर दे, और उससे वो लगातार माफी मांग रहा होता है। तब विंग थोड़ी काइंडनेस दिखाते हुए उसे कहता है अगर वांगजी को सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो वो उसे ढूंढ कर दिखाए। अगर उसने उसे पहचान लिया तो वांगजी को उसकी पावर वापस मिल जाएगी और उसकी बॉडी भी उसे फिर से हासिल हो जाएगी। ऐसा कह तो वेवो-सन वहाँ से डिसअपेयर हो चुका था। वही वांगजी तो बस वेवो-सन का नाम चिल्लाता रह गया था। उसे तो वेवो-सन की शब्दों की गुत्थी समझ में ही नहीं आई थी। वो तो एक सोल है, वो तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। हजारों साल भटकने के बावजूद वो वेवो-सन को नहीं ढूंढ पाया था। धीरे धीरे वो अपनी यादें भी खोने लगा था, जिन्हें बरकरार रखने के लिए वो बार बार उन जगहों पर जाता था जहाँ उसने वेवो-सन के साथ टाइम स्पेंड किया था। फिर हजारों साल बीतने के बाद तो फाइनली उसने वेवो-सन की सोल को ढूंढ ही लिया था। और जैसा कि वेवो-सन ने कहा था उसे ढूंढने के बाद उसकी बॉडी उसे वापस मिल जाएगी। किस्मत से सही जिन जंजीरों ने उसकी बॉडी को कैद कर रखा था वो जंजीर हट जाते हैं और उसे उसकी बॉडी वापस मिल गई थी। मगर उसकी बॉडी पर कई सारे कर्ज थे जिनसे धीरे धीरे उसे मुक्ति मिलने वाली थी। मगर उससे पहले ही उस तांत्रिक ने आकर सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। और वैसे भी वेवो-सन को कुछ याद तो है नहीं, इसलिए उसे पुनर्जन्म कर लेना पड़ा। प्रेजेंट में लैन-सैन को अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई थी, तो वो थोड़ा होश में आता है। वो महसूस करता है विंग का हाथ उसके हाथ पर है, तो वो विंग को आवाज़ लगाता है। विंग भी जाग जाता है, जो बेड पर अपना सर रखकर सो रहा था। वो उसे भी चेक करने लगता है, उसे कहता है थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मैं तो डर ही गया था, तुम्हें अचानक से फीवर आ गया था। यह इमरजेंसी के लिए कुछ है भी नहीं, मैं क्या करता, मैं तुम्हारे कितना ज़्यादा परेशान हो चुका था, तुम्हें आइडिया भी है। वांगजी उससे कुछ कहता नहीं है, बस उसे हक कर लेता है। वेवो-सन इस पर उसे कुछ नहीं कहता, उसकी बैग को सहलाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो उसे कहता है आखिर हम कब तक यहाँ रहेंगे, यहाँ हमारी ज़रूरत की सामान भी ज़्यादा नहीं है और तुम बीमार भी पड़ चुके हैं, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यहाँ से जाने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है ठीक है हम कल यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद विंग कहता है अरे वाह इतनी जल्दी मान गए। लैन-सैन सिर्फ नोट करता है। वेवो-सन उसे गुमसुम देख रहा था, तो बड़े प्यार से वो उसके बालों को रफल करता है और उसे कहता है तुम आराम करो, मैं देखता हूँ किचन में हमारे खाने के लिए कुछ है क्या। ऐसा कहकर तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो किचन में था तभी कुछ समय बाद ही उसे एक जानी पहचानी सी धुन सुनाई देती है, जिस धुन को उसने चाहकर भी पूरा नहीं था। उसके हाथों से तनाइब छूट जाती है और तुरंत ही उस धुन के डायरेक्शन में जाने लगता है। तो वो देखता है वांगजी कोचिंग प्ले कर रहा है, वो भी उसी स्टाइल से जिस स्टाइल से वांगजी प्ले किया करता था। वो शौक में वांगजी का नाम लेता है, तो वांगजी भी स्माइल करके कहता है फाइनली बनी तुमने मुझे पहचान लिया, आई एम बैक। विंग को तब एक झटका लगता है, उसे अपने माइंड में जितनी भी वांगजी के साथ मेमोरी थी वो सब फ्लैशबैक के साथ चलने लगी थी। वांगजी ने उसकी सोल को छुआ था,
इसलिए तो वो उसे भुला नहीं पाया और उससे रिलेटेड ये सॉन्ग भी इतने साल गुजरने के बाद भी उसके जहन में थी। अब विंग वांग को पहचान चुका है तो वो आगे क्या करता है ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।